हाय गाइस। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये हमारा फोर्थ पार्ट है न्यूमेरिकल सीरीज में। इस न्यूमेरिकल की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल पे। तो गाइस मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस लिए हैं। 3 क्वेश्चंस जो है वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेसिस पे, और ये 3 क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका जो लेवल इंक्रीज करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कोई भी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड वे में ही करवाता हूँ। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आंसर्स या नोट्स के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा कह रहा है वो है कि द लेंथ ऑफ अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 5 ओम इज डबल बाय स्ट्रेच, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये आप क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है, ये बार बार क्वेश्चन जो है 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, ये बेस्ड होता है कि भाई आपका माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट को लेकर के कितना क्लियर है, ये क्वेश्चन उस चीज को डिफाइन करता है। तो देखिए यहाँ पर चीज क्या कही है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। क्वेश्चन ने थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए कोई वायर है जिसका लेंथ एल है। अब इसके अंदर एक रेजिस्टेंस मौजूद है, ओवरऑल रेजिस्टेंस आर मौजूद है। एग्जैक्टली अब उसने क्या कहा कि मैं अगर इस लेंथ को क्या कर दूं, डबल कर दूं। मान लीजिए इतना बड़ा कर दिया, अब लेंथ कितना हो गया, डबल, यानी 2l। तो मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस पहले था अब वो कितना हो जाएगा। तो वैसे तो कोई बच्चा डायरेक्टली आंसर दे सकता है कि भाई अगर हमें ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट पता है, वहां से हमने रेजिस्टेंस निकाला था, देन हमने रेजिस्टेंस के बारे में ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस का एक फैक्टर लेंथ भी है, और लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो अगर हम लेंथ 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं तो नया रेजिस्टेंस भी कितना टाइम्स बढ़ेगा, 2 टाइम्स बढ़ेगा, यानी नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। लेकिन ये आता कैसे, आप कैसे किसी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया तो आप किसी क्वेश्चन में फंसे ना, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल करेक्ट तरीका बताता हूँ। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद हो और आप अगर रिकॉल कर सके, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है रो एल बाय, मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी में पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले में आर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है यानी रो रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया इज द वायर। नाउ लेट्स सी, अगर हमारा ये कोई एक वायर है, मान लीजिए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इतना ये लेंथ एल है ना। एग्जैक्टली अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेंथ को 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ, ये लेंथ हो गया 2l। तो आप मुझे ये बताइए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि इतना एरिया सिर्फ इतने के लिए था। अब मैं इसका क्या कर दूं, डबल कर दूं, ये चीज मैं बढ़ा के डबल कर दूंगा, तो एरिया आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप समझ गए इतना। अब देखिए इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, ये पहले जो मेरा फॉर्मूला था ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था। अब मुझे नया रेजिस्टेंस पता करना है, तो नया रेजिस्टेंस मैं एड आर डैश मान लेता हूँ ना। रो को रो ही रहने दूंगा, रो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेंथ कितना हो गया है, डबल, तो इट्स बिकम 2l। एंड एरिया कितना हो गया है, a/2। एरिया कितना होगा, a/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन 2 डिवाइड में है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। एंड रो l बाय a। अगर आप ध्यान दें तो इतनी चीज, ये जो रो l बाय a है, एग्जैक्टली मैं कलर थोड़ा ये हाइलाइटर ले लेता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो रो l बाय a एग्जैक्टली क्या था हमारा, देखिए यहाँ रो l बाय a किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। तो मैं r डैश इज इक्वल्स टू 4r लिख सकता हूँ। तो नया जो रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस के मुकाबले कितने टाइम्स ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इससे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी क्लियर हो गया होगा। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस अब कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे अप्लाई करके। अगर आप भूल जाते हैं या कि आपको भाई कैसे अप्लाई करना है चीजों को, तो आप इस तरीके से करते हैं। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है गाइस हमारा, वो है कि व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, जब एक 12 वोल्ट की बैटरी को किसी एक रजिस्टर में कनेक्ट किया जाता है, हमें नहीं पता कैसा रजिस्टर है, वो बस कनेक्ट कर दिया गया। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, और उस सर्किट के अंदर एक 2.5 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो भाई बैटरी से मौजूद होने वाले उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कीजिए। मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ पहले क्वेश्चन को। ना अभी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए कि भाई ये हमारी कोई एक बैटरी है एग्जैक्टली, एंड ये हमने कोई एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये हमने एक रेजिस्टेंस बना दिया जो है R, इसकी वैल्यू R, जिसे मैं कैलकुलेट करना। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर का, और जो बैटरी की वोल्टेज दी हुई है वो दी हुई है 12 वोल्ट। अब मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या था, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कभी भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले एग्जाम में आप सर्किट डायग्राम जरूर बनाइएगा। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसी मैम देखेगी सर्किट डायग्राम को समझ जाएंगे कि बच्चे को क्वेश्चन के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। फिर एग्जैक्टली आप देखोगे आर आपको कैलकुलेट करना है, करंट यानी आपको जो आई है उसकी वैल्यू आपको गिवन है भाई 2.5 मिली एम्पियर एग्जैक्टली, एंड वोल्टेज आपको गिवन है 12 वोल्ट। अब मुझे ये बताइए V I R में कौन रिलेशन एग्जैक्टली, तो वैसे ओम्स लॉ का ही क्वेश्चन हो गया। तो V इज इक्वल्स टू होता है IR, एंड अगर मैं R निकालूं तो R हो जाता है V बाय I एग्जैक्टली। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू रखनी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं, 1 एम्पियर 1 मिली एम्पियर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर एग्जैक्टली। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली वैल्यू रखता हूँ, तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइस, R इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली V की वैल्यू क्या है 12, ओके मैंने 12 रख दिया, एंड I की वैल्यू क्या है गाइस 2.5, मैंने 2.5 रख दिया इनटू, अभी मुझे इस मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर 3 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू 10 टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 3, एंड नीचे हो गया 2.5 एग्जैक्टली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो मान लीजिए आपने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ एक और 10 मल्टीप्लाई हो गया एग्जैक्टली। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रफ करके डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 4, इसको मैंने क्या किया रफ कर दिया, एंड अब मैंने इसको बोल दिया डायरेक्टली 10 टू द पावर 4, क्योंकि मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर एक और 10 मल्टीप्लाई हो गया, तो 10 टू द पावर 3 ऊपर जाके क्या हो गया था 10 टू द पावर 3 इंटू 10 कर देंगे, तो ये 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो मैंने ये सॉल्व किया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 है, 100 कट गया तो बचेगा 4, 100 था तो चला गया, बचा 100, और ये तो बार 48 48 और 100 है ना, 4800, ये एग्जैक्टली इतना बचेगा, यानी 4800 ओम। रेजिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हैं, ओम। ये साइन भी हो सकता है, यहाँ पर जो मैंने कहीं पर मैं ओम लिखता हूँ इसका मतलब ये भी है, और डायरेक्टली आप ओम भी लिख सकते हैं, और आप इसे चाहे तो 4.8 किलो ओम भी लिख सकते हैं। 4.8 किलो ओम मतलब एक ओम के अंदर एग्जैक्टली 1 किलो ओम के अंदर कितना ओम होता है गाइस, 1000 है ना, कितना होता है 1000। ये आप यहाँ से समझ जाइए, राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, उसके लिए आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं इस टाइम थोड़ा सा डल सरफेस पे हूँ। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा, मतलब इसके अंदर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं। पहली बात, अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ाने से पहले, कराने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करवा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब रेजिस्टेंस हमारा कुछ ऐसे कनेक्ट होता है, ये कुछ ऐसे, और ये हमारी बैटरी से कनेक्ट हो गई, तो हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन है। और अगर आपको सर्किट में कुछ ऐसा मिले रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ, ये कुछ इस तरह से कनेक्शन में आपको मिले, तो आप समझ जाइएगा कि भाई ये हमारा कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है ना। अगर आपने सीरीज एंड पैरेलल नहीं समझा तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पहले उसको समझें,
फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ठीक है गाइस, तो ये सर्किट डायग्राम मैंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, ये सीरीज और ये पैरेलल। सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया था SI याद रखना है और पैरेलल के लिए PV याद रखना है। सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसका ये मतलब है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन, एक ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी एक प्लेट है। मान लीजिए ये मैंने कोई एक ओवन बना दिया, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक प्लेट है, हॉट इलेक्ट्रिक प्लेट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट बैटरी। अगर मैं इस ओवन को किससे कनेक्ट कर दूं, 220 वोल्ट की एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं या 220 वोल्टेज सप्लाई दूं, सिंपल सा मतलब है। उसके बाद क्या कह रहा है, लाइन हैज टू रेजिस्टेंस, इसके अंदर दो रेजिस्टेंस लगा दिए गए। मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, और दोनों ही रेजिस्टेंस यानी A रेजिस्टेंस और B रेजिस्टेंस दोनों की ही जो वैल्यू है वो कितनी है, 24 ओम। याद रखना दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम। फिर क्या पूछ रहा है, विच में बी यूज्ड सेपरेटली, जिनका इस्तेमाल एक बार सीरीज में हो गया और एक बार पैरेलल में हो गया। कैसे, मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर ओवन कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, ओवन। तो ये रेजिस्टेंस ओवन के साथ सीरीज में कनेक्ट हो गए और अब मैंने क्या किया, मान लीजिए यहीं पर ओवन को क्या किया, इसके साथ एक पैरेलल कनेक्शन में मैंने जोड़ दिया, तो यहाँ पे ओवन के साथ पैरेलल कनेक्शन में हो गया। तो तीन केस हुए टोटल, एक नॉर्मल केस हो गया मतलब सिंपल रेजिस्टेंस दिया हुआ है सर, और एक जिसमें सीरीज दिया हुआ है कनेक्शन, और एक जिसमें पैरेलल में दिया हुआ है कनेक्शन। तो तीनों केस का निकालता हूं। सबसे पहले केस नंबर 1 का मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो फॉर्मूला तो हमारे लिए सेम रहेगा क्योंकि हमें चूंकि करंट निकालना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है गाइस, एंड अगर हमें करंट निकालना है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R एग्जैक्टली। बट I इज इक्वल टू V, V की वैल्यू कितनी है गाइस, 220, एंड मुझे पता है कि रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 24। तो मैं डायरेक्टली 24, क्योंकि पहले केस में हमें ये नहीं पता कि भाई वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में, हमें सिंपली बताना है कि भाई रेजिस्टेंस के कारण और वोल्टेज 220 वोल्ट के कारण। अब मुझे ये बताइए कि उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो सिंपल भाई रेजिस्टेंस 24 हो गया, है ना, कितना हो गया, 24 हो गया, यानी 24 हो गया, और वोल्टेज 220 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 9.167, कितनी आ जाएगी, 9.167 है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेट में आप इसे 9.2 एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब जरा हम सेकंड केस की तरफ मूव करते हैं, और दो केस तो मैं आपको समझा चुका हूँ, तीसरे केस के लिए हम जरा देखते हैं। ठीक है गाइस, तो सर्किट डायग्राम तो मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया आपके लिए। अब मैं आपको एक एक करके कंडीशन समझाता हूँ। लाइक सेकंड हम ले लेते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या ले लेते हैं, सीरीज कनेक्शन। कि मान लो कि भाई वो हमारा किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। जब भी कोई रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा होता है, किस में जुड़ा होता है गाइस, सीरीज में। ये हमने ओवन कनेक्ट कर दिया, मैं डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ, बड़ी बात तो है नहीं भाई, सर्किट डायग्राम ही तो है, बार बार ड्रॉ कर दिया। ये भी हमारा कितना 24 ओम हो गया, और ये भी कितना हो गया, 24 ओम। मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब भी किसी सर्किट के अंदर खूब सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं गाइस, अगर मुझे ओवरऑल करंट निकालना है I इज इक्वल टू V बाय R। अब देखिए सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, एग्जैक्टली क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे इस सर्किट के अंदर ये पता लगाना है कि ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, क्या ओवरऑल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना मौजूद है, क्या निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो सीरीज के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है कि भाई जो भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है उन दोनों को ऐड कर दो, यानी हमें रेजिस्टेंस A दिया हुआ है और एक रेजिस्टेंस B दिया हुआ है। अब मैं इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा 24 प्लस 24 और टोटल 24 ओम, भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया। तो I इज इक्वल टू, वोल्टेज तो चूंकि सेम है भाई, सर्किट तो हमें उतना ही वोल्टेज दे रहा है, 220 ही दे रहा है। अब 220 दे दिया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 48। अब देखिए मुझे ये नहीं बोला गया कि भाई यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा था या यहाँ, मुझे बोला गया कि ओवरऑल सर्किट में कितना हो रहा है, तो इसीलिए मैंने R इक्विवेलेंट निकाला है, ध्यान रखिएगा। तो 48 हो गया। जब आप इसे डिवाइड करोगे
तो डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा गाइस वो आएगा समथिंग 4.58। कितना आएगा गाइस? 4.58 एम्पियर। कितना आएगा? 4.58 एम्पियर। ओके गाइस, और अप्रोक्सीमेट में चूंकि यहाँ पर 5 के बाद 8 है तो आप 4.6 एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये लिख के आइए, ये लिख के आइए, एक ही बात है। अगर हम पैरेलल का केस लेते हैं, पैरेलल के केस में क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और आप चिंता मत करिएगा, चाहे तो आप साथ के साथ उतार लीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए अब पैरेलल के लिए मैं यहाँ पर सर्किट दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने ओवन कनेक्ट कर दिया है ना, और ये हमने पहला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। देखिए डायग्राम थोड़ा सा मैं रफली बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम नहीं है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, डायग्राम ही है ना। ये हमने दो रेजिस्टेंस लिए हैं, ये कनेक्ट हो गया है ना, कोई बड़ी बात तो थी नहीं भाई, सर्किट तो डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। ये हमने वोल्टेज सोर्स बना दिया। हमेशा याद रखिएगा, एक बड़ी डंडी होती है, छोटी डंडी होती है। अब ये A मान लेते हैं, ये B रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा O1 हो गया, ठीक है, जो भी। अब देखिए हमें फॉर्मूला तो यही अप्लाई करना है, I = V/R। हमें ओवरऑल बताना है कि भाई इस पूरे सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस। अगर मुझे ओवरऑल बताना है कितना रेजिस्टेंस था तो मुझे यहाँ पे दोबारा से R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना होगा। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे भाई R इक्विवेलेंट तो सेम ही होगा। नहीं, पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट चेंज हो जाता है। पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, तो पैरेलल के केस में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया था और यहाँ पे भी मैं वही चीज बता रहा हूँ। अगर आपको दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कैलकुलेट करने हो, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में कैलकुलेट करना हो तो सिंपल फॉर्मूला है कि भाई दोनों रेजिस्टेंस को पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो उनके सम से, यानी उनके एडिशन से। तो सिंपल हो गया भाई, रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना है 24, रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना है वो भी 24। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 इंटू 24 और दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 48 यानी 48। जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 4 जा 48। फिर काट देते हैं इसे, ये गया 2 से, ये गया 12 पे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 12 और हमें कैलकुलेट करना आई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 2 जा तो बड़ा हो जाएगा, 12 1 जा जाएगा, तो ये आ जाएगा समथिंग 18.33 एम्पियर। क्या आ जाएगा 18.33 एम्पियर। तो गाइस आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे।